हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हमारे नेशनल इनकम यूनिट के अंदर से। बच्चों, इस यूनिट के अंदर करीबन 3 से 4 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं। उन सबको क्यूमुलेटिव तरीके से हम पढ़ेंगे, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। एंड अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आप हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं एंड आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी नेशनल इनकम यूनिट की। तो बच्चों, अगर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो पूरी वीडियो आपको देखनी होगी। इसके हैं बच्चों, अगर आप मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अगर आप 1 to 1 पढ़ना चाहते हैं एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा करना चाहते हैं एंड अपने क्लास 12th में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एक पर्सनलाइज्ड मटेरियल्स के साथ एंड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के साथ, तो बच्चों आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम जल्दी से क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस बच्चों हम वाइट बोर्ड पर नहीं कर रहे होंगे, क्वेश्चंस हम स्क्रीन के ऊपर कर रहे होंगे। तो जल्दी से देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम यूनिट से। बच्चों टोटल हम 10 क्वेश्चंस करेंगे एंड ये 10 क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए मोर देन इनफ होंगे आपकी फुल नेशनल इनकम यूनिट को रिवाइज करने में। तो बच्चों बिना किसी देरी के जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको पढ़ना है। ये पूरा NCERT इंस्पायर्ड एंड CBSE ओरिएंटेड बच्चों आपके टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जिससे आपका पूरा नेशनल इनकम का रिवीजन हो जाएगा। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन हाउ लाइक लैपटॉप, ये बोल रहा है कि हाउ अ सिंगल कमोडिटी लाइक लैपटॉप कैन बी क्लासिफाइड बोथ एज इंटरमीडिएट गुड एंड अ फाइनल गुड। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडामेंटल क्राइटेरिया यूज्ड बाय इकोनॉमिक्स टू मेक दिस डिस्टिंक्शन एंड व्हाई आर इंटरमीडिएट गुड एक्सक्लूडेड फ्रॉम एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो बच्चों सबसे पहले लैपटॉप की अगर हम बात करें तो लैपटॉप का जो एंड यूज है, फंडामेंटल क्राइटेरिया यानी कि जो एंड यूज है वो डिफाइन करेगा कि वो इंटरमीडिएट है या फिर फाइनल गुड है। बच्चों अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो अगर लैपटॉप को कोई रीसेल कर रहा है, कोई वेंडर परचेज करके उस लैपटॉप को किसी को रीसेल कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। एंड कोई कंज्यूमर उस लैपटॉप को परचेज कर रहा है एंड उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज करेगा तो वो उसके लिए फाइनल गुड हो जाएगा। बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओवर एस्टिमेट कराता है, ठीक है, डबल काउंटिंग हो जाती है। हम फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लिख रखा है इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, ठीक है ना, एक काल्पनिक इकोनॉमी के अंदर अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि NIT नेगेटिव है, अगर उनकी वैल्यू नेगेटिव है तो बोल रहा है कि फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का क्या रिलेशन होगा, अंडर what specific economic circumstances would such a situation occur। तो बच्चों हमको पता है कि जब भी हम MP से FC पर जाते हैं तब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं एंड FC से जब हम MP पे जाते हैं तब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करते हैं, ठीक है। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेगेटिव है इसका मतलब जो सब्सिडीज है वो ज़्यादा है एंड जो टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो क्या है, कम है। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है कि सब्सिडीज लोगों को ज़्यादा दे एंड उनसे जो टैक्सेस हैं वो कम ले। बच्चों ये कौन सी कंडीशन है, ये डिफ्लेशन की कंडीशन है। जब बच्चों किसी भी इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है तो जो गवर्नमेंट होती है वो सब्सिडीज ज़्यादा प्रोवाइड करती है लोगों को एंड उनसे टैक्सेस को कम लेती है। क्यों? टैक्सेस कम लेगी तो लोगों के पास मनी रहेगा तो उनकी डिमांड इंक्रीज होगी एंड डिमांड इंक्रीज होगी तो जो इकोनॉमी है उसमें फ्लो आएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
बच्चों हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ा था कि हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं एंड डिस्पोजिशन की बात करते हैं, ठीक है ना। जो भी इंडस्ट्रीज हैं, फर्म्स हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं और जैसे ही वो माल प्रोड्यूस करती है तो जो लेबर है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो उनको सैलरी प्रोवाइड कर देती है। एंड सैलरी जैसे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लेबर के हाथ में सैलरी आते ही लेबर उसको एक्सपेंडिचर करती है। एंड जैसे ही लेबर उसको एक्सपेंडिचर करेगी, एंटरप्रेन्योर उसको एक्सपेंडिचर करेगा, तो कैसे करेगा? या तो वो गुड्स डिमांड करेगा या तो वो सर्विस डिमांड करेगा। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करेगा तो वो क्या होगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी तो और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा इनकम क्रिएट होगी, जितनी ज़्यादा इनकम क्रिएट होगी उतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा। तो बच्चों जो ये साइकिल है ये चलती जाएगी, ये रोटेट होती जाएगी, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके 3 फेजेस होते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन, ठीक है बच्चों। अगर इसमें हम पैसा ऐड करते हैं तो यानी कि वो हो रहा है इंजेक्शन, और जब हम इसमें से पैसा निकाल लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीकेज। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी पूरी तरीके से रिवाइज हो गया है। यहाँ पे लिख रखा है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन, ठीक है बच्चों। हाउ डज द प्रोडक्शन फेज जनरेट द इनकम दैट इवेंचुअली लीड्स बैक टू द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द डिस्पोजिशन फेज। बच्चों ये हमने डिस्कस कर लिया है कि जैसे ही प्रोडक्शन होता है उसकी इनकम लोगों के पास आती है, और लोगों के पास जैसे ही उसकी इनकम आती है, लोग उसको एक्सपेंडिचर करते हैं। एंड एक्सपेंडिचर कहाँ पे करेंगे? किसी गुड्स एंड सर्विसेज में ही वो एक्सपेंडिचर करते हैं, जिससे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों। बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को आपको देखना है। देखो बच्चों, एन इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कौन है? इंडियन है, सर्कल लगा लो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क्स इन द एम्बेसी ऑफ जापान। कौन सी एम्बेसी में काम कर रहा है? जापान की एम्बेसी में काम कर रहा है। और वो एम्बेसी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। बच्चों यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल रेसिडेंसी यानी कि यहाँ पे ये नेशनल इनकम का ही बात कर रहा है, ठीक है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो उस इंडियन बंदे की जो सैलरी होगी वो डोमेस्टिक टेरिटरी का, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है या फिर वो नेशनल इनकम का पार्ट है, वो हमको डिसाइड करना है, ठीक है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अब वो इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जापान की एम्बेसी में काम कर रहा है। अगर एम्बेसी जापान की है तो वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। हालांकि जो एम्बेसी ऑफ जापान है वो कहां पे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, यानी कि वो सिचुएटेड तो इंडिया के अंदर है, यानी कि जियोग्राफिकली वो इंडिया के अंदर है, लेकिन जो इनकम एक इंडियन उसमें काम करके कमा रहा है वो डोमेस्टिक इनकम नहीं है, वो नेशनल इनकम है। क्यों? क्योंकि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पर रहकर कोई भी इनकम अर्न नहीं हो रही है, इसलिए वो कौन सी इनकम है? वो नेशनल इनकम है। तो आंसर हो जाता है हमारा सेकंड, इंडियाज नेशनल इनकम, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है, डज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बच्चों जब हम नेशनल इनकम को निकाल रहे होते हैं, कौन से वाले मेथड से? इनकम मेथड से जब हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस हम मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे लिख रखा है डज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज COE कंसिस्ट ऑफ ओनली वेजेस एंड सैलरी। नहीं बच्चों, इसके अंदर हम वेजेस भी लेते हैं, कैश इन काइंड भी लेते हैं, जो हम वेजेस लेबर्स को देते हैं इन काइंड वो भी हम इंक्लूड करते हैं। एंड यहाँ पे हम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वो भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है बच्चों। और लिख रखा है
डिस्कस द इंक्लूजन ऑफ डियरनेस अलाउंस, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, जो उसका जो बॉस होता है वो भी पैसे लगाता है एंड एम्प्लॉय भी पैसे लगाता है, और वो जो पैसा होता है वो उस बंदे को, काम करने वाले को, उसके रिटायरमेंट पे मिलता है। ठीक है, आप इसको प्रोविडेंट फंड बोल सकते हो, ग्रेट्युइटी बोल सकते हो, बहुत सारे नाम आप दे सकते हो। ठीक है, फर्दरमोर एक्सप्लेन व्हाई द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द सेम स्कीम इज नॉट एडेड सेपरेटली व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। बच्चों ये सेपरेटली ऐड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रॉस वेजेस में ही इंक्लूड होता है। ठीक है, जो वेजेस, जैसे कि बॉस है, बॉस अपने एम्प्लॉय को 20,000 रुपीज ग्रॉस सैलरी दे रहा है, मान लो। ठीक है, तो ये तो ग्रॉस है। अब नेट क्या है, नेट सैलरी है 15,000। आपने अभी जो लेबर लॉज आए हैं, न्यू जो लेबर लॉज आए हैं, ठीक है ना, काम करने की वर्किंग कंडीशंस के जो न्यू लॉज आए हैं, उसमें लिख रखा है कि 50% ऑफ सैलरी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ग्रॉस सैलरी की 50% नेट सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो 50% कहाँ जाती है, 50% वो यही एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू, है ना, वेलफेयर स्कीम्स, यहीं पर चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपका बहुत अच्छे तरीके से रिविजन हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कैपिटल इज अ स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। वाइल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ फ्लो वेरिएबल। बिल्कुल सही बात है। डिफेंड दिस स्टेटमेंट। अब हमको इस स्टेटमेंट को डिफेंड करने के लिए बोल रहा है, यानी कि जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है, हमको डिफेंड करना है कि क्यों ट्रू है। ठीक है, बाय हाईलाइटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम दोनों कॉन्सेप्ट के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो बच्चों, स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, एंड फ्लो वेरिएबल में हम यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों, जो कैपिटल है वो पॉइंट ऑफ टाइम में देखी जाती है कि अभी कैपिटल कितनी है, कितना पैसा किसी कंपनी में लगा हुआ है। लेकिन इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट हम पीरियड के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर डे का या पर्टिकुलर सेकंड का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट पीरियड का इंटरेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, फर्दरमोर एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू बाय शोइंग। इंटरडिपेंडेंस यानी कि स्टॉक जो है वो फ्लो पे डिपेंडेंट है, फ्लो जो है वो स्टॉक पे डिपेंडेंट है। कैसे, तो यहां पे लिख रखा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो तो फ्लो है, बिल्कुल सही है, एंड जो कैपिटल स्टॉक है वो स्टॉक है। इन दोनों के बीच का आपको इंटरडिपेंडेंस दिखाना है। तो बच्चों, इसका इंटरडिपेंडेंस हम कैसे दिखा सकते हैं, देखो आप इसको ऐसे समझो कि ये टंकी है, इस टंकी के अंदर अगर आपने पानी भरा तो वो पानी भरने का प्रोसेस क्या है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, और जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ रहा है पानी का, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टंकी के अंदर पानी कितना है वो है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एंड टंकी में कितना पानी डाला जा रहा है वो है फ्लो कॉन्सेप्ट। तो जैसे ही आप पानी ज्यादा डालते जाओगे तो जो पानी का लेवल है टंकी में बढ़ता जाएगा, यानी कि जैसा जैसा इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसा ही कैपिटल स्टॉक यानी कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे फिक्स्ड एसेट्स बढ़ते जाएंगे वो इंक्रीज कर देगा फर्दर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और द फर्म। ठीक है बच्चों, जितना टंकी के अंदर पानी होगा उतना ही पानी हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, फ्लो जो कॉन्सेप्ट है वो स्टॉक पर डिपेंडेंट है ना, जो फ्लो है वो स्टॉक पर डिपेंडेंट है, और जो स्टॉक है वो फ्लो पर डिपेंडेंट है। आपकी बुक में बैंक के एग्जाम्पल से ये चीज बताई गई है। ठीक है बच्चों, एक बार जरूर बुक में जरूर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब बच्चों, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के अंदर हमको डिस्टिंग्विश करना है, यानी डिफरेंस निकालना है यूजिंग द एग्जांपल ऑफ फैक्टर मार्केट। अब बच्चों, फैक्टर मार्केट यानी कि वही जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना, फर्म से हाउस होल्ड में क्या क्या चीजें जाएंगी। रियल फ्लो यानी कि यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज, हम जो फर्म्स हैं, जो हाउस होल्ड है वो फर्म को फैक्टर सर्विसेज देगा, एंड फैक्टर सर्विसेज जब देगा तो जो फर्म्स है वो हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो वो तो होता है रियल फ्लो। मनी फ्लो यानी कि जो हाउस होल्ड है वो फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड ने खरीदी है, हाउस होल्ड फर्म्स को उसका पैसा प्रोवाइड करेगा, एंड जो हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज फर्म्स को दी है तो फर्म उसका पेमेंट भी प्रोवाइड करेगा, उसको बोलते हैं मनी फ्लो। ठीक है ना बच्चों, विच ऑफ दीज टू फ्लोज इज कंसिडर्ड मोर फंडामेंटल फॉर डिटरमाइनिंग फिजिकल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। बच्चों, यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ आ गई, यानी कि मनी फ्लो का यहाँ पे कोई भी रिलेवेंसी नहीं रह गया है। यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ
फिजिकल ग्रोथ का मतलब है हमारा रियल फ्लो, ठीक है बच्चों, यानी कि रियल फ्लो हमारा फिजिकल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। वाई इज द वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ हाउस वाइफ और अ फैमिली मेंबर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बच्चों इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि कौन से आइटम्स नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड होते हैं एंड कौन से आइटम एक्सक्लूड होते हैं। बच्चों जब हम खुद के लिए ही सर्विस अपने आप को ही रेंडर कर देते हैं वो इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन जब हम खुद के लिए प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खुद के लिए बनाते हैं, खुद ही यूटिलाइज कर लेते हैं, तो वो इंक्लूड होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हमने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा था उसका तो पैसा हमने दे दिया है, उसकी तो हमने फुल वैल्यू पे आउट कर दी है मार्केट में, तो वो तो इंक्लूड होगी ही होगी, ठीक है ना, तो वो तो इंक्लूड होता है। लेकिन सर्विस को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं जब वो सर्विस हम खुद के लिए ही यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जो हाउस वाइफ की एंड फैमिली मेंबर्स की सर्विस है वो आउट ऑफ अफेक्शन है ना, आउट ऑफ लव है, ठीक है, कोई भी उनका मोटिव, प्रॉफिट का मोटिव नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो सर्विसेज हम डोमेस्टिक हेल्पर्स को देते हैं, है ना, पे करते हैं, हम उनको पे करते हैं उस सर्विसेज के लिए, उस सर्विस के पीछे उनका प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है बच्चों। डिस्कस दिस विद रेफरेंस टू द लैक ऑफ मार्केट वैल्यूएशन। ये भी बात है बच्चों, हम उन सर्विसेज की मार्केट वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते हैं। आज आपकी मदर ने आपको 4 चपाती बना के खिलाई, तो आप उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? एंड अगर आपको उसकी मार्केट वैल्यू निकालने का कोई भी फॉर्मूला मिल जाए तो मुझे जरूर आप कमेंट जरूर करना, ठीक है बच्चों। 9th क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ट्रांसफर पेमेंट। बच्चों जो ट्रांसफर पेमेंट है वो यूनिलेटरल पेमेंट होते हैं, हमने बीओपी वाले चैप्टर में इसको पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा वो चैप्टर तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट्स होते हैं जिनके लिए हमने कोई भी फैक्टर सर्विसेज लेंड नहीं करी है, कोई भी फैक्टर सर्विसेज हमने दी नहीं है, वो हमको फ्री का पैसा मिला है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो ये रेवड़ियां हैं, ठीक है, जो भी टर्म फेमस हो रहा है रेवड़ी, ठीक है, ये रेवड़ी आप मान सकते हो। उसके लिए हमने कोई भी फैक्टर सर्विसेज कुछ भी हमने इसके लिए पे आउट नहीं किया है। Why are items such as scholarships and old age pensions excluded from the estimation of national income? जो old age pension है and scholarship है वो ट्रांसफर पेमेंट है, इसलिए वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। क्यों बच्चों? ओल्ड एज पेंशन, जब कोई भी व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसके बाद जो उसको पेंशन मिलती है, उस पेंशन को उसने अर्न नहीं किया है, लेकिन एज अ गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्कॉलरशिप के लिए आपने अपनी सर्विस रेंडर करी है ना, कौन सी सर्विस? आपने पढ़ाई की सर्विस रेंडर करी है, लेकिन वो आपने खुद के ऊपर ही सर्विस रेंडर करी है, इसलिए जो स्कॉलरशिप है वो भी, जो स्कॉलरशिप्स मिलती है, जो ओल्ड एज पेंशन्स मिलती है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, इवन दो दे प्रोवाइड सिग्निफिकेंट परचेजिंग पावर टू द रेसिपिएंट। बिल्कुल सही बात है, आपको वो परचेजिंग पावर तो देता है, यानी कि आप उस पैसे से कुछ आइटम परचेज तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो मनी है वो ट्रांसफर पेमेंट्स है, आपकी हार्ड अर्नड यानी कि खून पैसे की कमाई नहीं है, इसलिए वो एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं होती है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ढंग से आपको पढ़ना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज एंड एज अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। देखो जो जीडीपी है वो इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं है। क्यों? कभी कभार देखो बच्चों क्या होता है कि जब जीडीपी इंक्रीज हो रहा होता है ना, जैसे कि मुझे बताओ फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। जब आपके घर के पास कोई कंस्ट्रक्शन होता है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो उससे क्या होता है, उससे डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन उससे जो एयर पॉल्यूशन है, AQI है, वो भी बढ़ता है, ठीक है। डेवलपमेंट भी हो रहा है लेकिन एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो रहे हैं, तो उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो भी हो रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंपैक्ट तो ऐड हो रहे हैं जीडीपी के अंदर, ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लेकिन जो AQI बढ़ रहा है क्या वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या जीडीपी में से? वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि जो जीडीपी है वो एक्सटर्नलिटीज है ना, यानी कि जो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ है उसको अवॉइड करती है, उसको इंक्लूड ही नहीं करती है, ठीक है बच्चों। तो जीडीपी जो है वो इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं है। इफ अ केमिकल फैक्ट्री इंक्रीजेस द जीडीपी बाय 100 करोड़ बट साइमल्टेनियसली पॉल्यूट्स अ नियर बाय रिवर, व्हाई डज जीडीपी फेल टू रिफ्लेक्ट द ट्रू चेंज इन द सोशल वेलफेयर? ठीक है, तो जीडीपी रिड्यूस नहीं होगा अगर
है ना। अगर वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स को फैलाती है तो जीडीपी रिड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो जीडीपी है वो सोशल वेलफेयर का ट्रू इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, जैसे कि मुझे बताओ अगर जीडीपी बढ़ रहा है, और जीडीपी क्यों बढ़ रहा है, जैसे मुझे बताओ कि गन्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसलिए जीडीपी बढ़ रहा है, तो क्या वो एक वेलफेयर डिनोट कर रहा है? नहीं, वो वेलफेयर डिनोट नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका बहुत इजीली सॉल्व हो गया होगा। बच्चों ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सीबीएसई ओरिएंटेड, सीबीएसई स्टाइल में ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए फ्रेम करे हैं। बच्चों इनको आप जरूर पढ़ें, इससे आपका पूरा जो नेशनल इनकम की यूनिट है वो 100% आपकी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। बच्चों मैं होप करता हूं कि ये जो जितने भी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे हैं, आपने सेल्फ उनको करा है और आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो चुकी है नेशनल इनकम यूनिट की। बच्चों इन क्वेश्चंस को घर पे जा इन क्वेश्चंस को अपने आप वापस सॉल्व करना, जिससे कभी भी आपका कोई सा भी क्वेश्चन नेशनल इनकम यूनिट से आ जाए आप कभी भी उसको मिस ना करो, लेकिन 100% उसको अटेम्प्ट करो एंड करेक्ट वे में सॉल्व करो। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।